everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete this chapter, The Rise of Nationalism in Europe, Part 1, Part 2 and Part 3 में हमने इस चैप्टर का मोस्टली जो पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया था एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इसमें हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड लास्ट वन इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेकिंग ऑफ जर्मनी. जर्मनी का कैसे जन्म हुआ. सो फर्स्ट इसका बैकग्राउंड क्या है. आफ्टर 1848, तो 1848 के पहले तो क्या था, नेशनलिज्म का राइज हुआ, कंजर्वेटिव आइडिया नेशनलिज्म के साथ क्लैश हुए. तो नेशनलिज्म क्या है, फीलिंग ऑफ लॉयल्टी, लव टुवर्ड्स नेशन. तो आफ्टर 1848 जो नेशनलिज्म था उसका नेचर चेंज हो गया. इसके पहले तो क्या था कि अपने देश के प्रति प्यार, लॉयल्टी रखना एंड जो मोनार्की है उसको ऐसे स्टैब्लिश करना, मोनार्की विद कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये था 1848 के पहले. आफ्टर 1848 नेचर चेंज हो गया नेशनलिज्म का. अर्लियर नेशनलिज्म वाज कनेक्टेड विद लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन. तो जो 1848 के पहले नेशनलिज्म था वो किससे कनेक्टेड था, लिबर्टी से, डेमोक्रेसी से एंड रेवोल्यूशन से. आफ्टर फेलियर ऑफ 1848 रेवोल्यूशन, 1848 का रेवोल्यूशन फेल होने से क्या हुआ, नेशनलिज्म कैसे फेल हो गया, जो कंजर्वेटिव आइडिया थे वो नेशनलिज्म को सप्रेस करने में कामयाब हुए. तो इससे क्या हुआ, जो नेशनलिज्म था 1848 का रेवोल्यूशन वो फेल हो गया. कंजर्वेटिव रूलर्स यूज नेशनलिज्म टू स्ट्रेंथन देयर स्टेट्स. जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, वो कहते चर्च होनी चाहिए, मोनार्की होनी चाहिए, जो ओल्ड ट्रेडिशंस है उसको फॉलो करना चाहिए. तो इसके आइडिया थे कंजर्वेटिव्स के. तो कंजर्वेटिव ने क्या किया, अपनी स्टेट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनलिज्म का यूज किया, नेशनलिज्म का यूज किया. ओके, सो जर्मन कन्फेडरेशन. तो ये क्या है, जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स. जो जर्मनी है वो 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में क्या हुई, डिवाइडेड हुई. These states formed the German. तो ये स्टेट क्या, ये स्टेट्स ने क्या फॉर्म किया, जर्मन स्टेट्स, जर्मन कॉन्फेडरेशन. इन 1848 German liberals wanted to unite all these states into one nation states. So 1848 के पहले तो क्या था, जो जर्मनी थी वो 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में क्या थी, डिवाइडेड थी. एंड 1848 के बाद जो जर्मन लिबरल्स थे वो चाहते थे जो सभी 39 स्टेट्स हैं उनको यूनाइट किया जाए और एंड एक जर्मनी बनाई जाए. ओके, एम ऑफ लिबरल्स. तो इसमें जो लिबरल्स है जर्मन में, जो चाहते हैं कि जो सभी स्टेट्स हैं वो यूनाइट हो, उनका एम क्या था, जर्मनी को यूनाइट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट हो एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो. ये था इनका लिबरल्स का आइडियाज. फेलियर ऑफ लिबरल मूवमेंट. तो लिबरल मूवमेंट कैसे फेल हुआ, मोनार्ची अपोज इट. जो जर्मनी में मोनार्ची थी वो क्या, इसको उसने अपोज किया, इस आइडिया को, लिबरल्स के आइडिया को अपोज किया. दे मिलिट्री क्रश्ड इट रिच. जो मिलिट्री थी उसके आइडिया को उसने क्रश्ड किया. जो रिच लैंड ओनर्स थे वो किसको सपोर्ट करते थे, ऑब्वियसली किसको करेंगे, मोनार्की को करेंगे. एंड प्रशिया बिकम जर्मन स्टेट. तो क्या बना, जो प्रशिया था वो जर्मन स्टेट बन गया. ओके, रोल ऑफ प्रशिया. तो प्रशिया का इसमें क्या रोल है आज जर्मनी की यूनिफिकेशन में. सो फर्स्ट टुक लीडरशिप ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. तो जो प्रशिया था उसने क्या किया, जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए लीडरशिप अपने हाथों में ले ली. ऑटो अन बिस्मार्क. ये कौन है, ऑटो अन बिस्मार्क, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया. ये क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया के. नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन. इनको किस नाम से जाना जाता है, जर्मनी यूनिफिकेशन के नाम से, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन के नाम से इनको जाना जाता है. ये किस में बिलीव रखते थे, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में. किसमें, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में. इन्होंने क्या यूज किया, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड वॉर यूज की, इसको जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए. ओके, 3 वॉर्स ऑफ यूनिफिकेशन. तो जर्मनी को ऐसे नहीं, जर्मनी 39 स्टेट से 1 नेशन स्टेट बन गया. इसमें क्या था, 3 वॉर्स हुई जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, यूनिफिकेशन करने के लिए. तो ये कौन से वॉर है, फर्स्ट वॉर इज डैनिश वॉर.
डेनिश वॉर कितनी कैसी 1864 की डेनिश वॉर है। इसमें क्या है, जो प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया है, जो पर्शिया है एंड ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने क्या किया, डेनमार्क को डिफीट किया। जो स्कॉल्सिंग है एंड होल्स्टीन है, इनको कैप्चर किया। ये एरियाज हैं। किसने, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने किसको मिलकर किसको खत्म किया, डिफीट किया, डेनमार्क को। वॉर क्या है, डेनिश वॉर ऑफ 1864। आफ्टर ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया वॉर 1866, इसमें क्या हुआ, जो प्रशिया है उसने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया। पहले तो ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया एक साथ थे, अब क्या किया, प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया। ऑस्ट्रिया रिमूव्ड फ्रॉम जर्मन अफेयर्स, तो ऑस्ट्रिया को क्या किया, जो जर्मन के अफेयर्स हैं, उनके निजी मामले उनकी सरकार की, उसको बाहर निकाल दिया। एंड नॉर्थन जर्मन कॉन्फेडरेशन फॉर्म, इससे एंड उसके बाद क्या हुआ, जर्मन नॉर्थ कॉन्फेडरेशन को बनाया गया। फ्रैंको प्रशिया वॉर, फ्रैंको प्रशिया वॉर क्या है, 1872-71 की है। प्रशिया डिफीट फ्रांस, प्रशिया ने क्या किया, फ्रांस को हराया। एंड साउथर्न जर्मन स्टेट ज्वाइंट प्रशिया, जो साउथ की जर्मनी की स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या किया, जो प्रशिया उसको ज्वाइन कर लिया। आफ्टर दैट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसके बाद क्या हुआ, 3 वॉर्स के बाद क्या हुआ, जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई। फर्स्ट वॉर क्या, डेनिश वॉर, ऑस्ट्रिया प्रशिया वॉर सेकंड वॉर, एंड थर्ड वॉर इज फ्रांस प्रशिया वॉर। एंड 71 में तो प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया। एंड 18 जनवरी 1871 में क्या हुआ, हॉल ऑफ मिरर्स, एक जगह है हॉल ऑफ मिरर्स, प्लेस ऑफ वर्सलीज, किंग विलियम वन, तो जो प्लेस ऑफ मिरर्स है एंड पैलेस ऑफ वर्सलीज है, उसमें क्या हुआ, जो किंग विलियम वन है उसको क्या, उसको प्रशिया डिक्लेयर जर्मन एम्परर, तो किंग विलियम वन को क्या बनाया गया, रशिया ने उसको क्या डिक्लेयर किया, जर्मन एम्परर डिक्लेयर किया। किसको, किंग विलियम वन को। किसके बाद, फ्रैंको प्रशियन वॉर के बाद बनाया गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जर्मनी बिकम पावरफुल नेशन, तो अब जर्मनी इंडिपेंडेंट है, अब क्या बनी जर्मनी, पावरफुल नेशन बनी। एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, ऑब्वियसली जो जब इंडिपेंडेंट कोई स्टेट होती है तो उसकी स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है। स्ट्रॉन्ग आर्मी, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, यूनिफाइड करेंसी, लीगल एंड जुडिशरी रिफॉर्म्स लाई गए। तो ये था जर्मनी यूनिफिकेशन के बारे में। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, कैसे जर्मनी को यूनिफिकेशन हुआ। 3 वॉर्स के बाद क्या बना, जर्मनी को जर्मनी यूनिफिकेशन हुआ। और किसके हाथों में जर्मनी की बागडोर कह सकते हैं दे दी, संभाल दी, विलियम वन के, किंग विलियम वन को। सो इटली यूनिफाइड, अब पढ़ेंगे इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। जो इटली था यूनिफिकेशन के पहले 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। सो नॉर्थ में क्या था, ऑस्ट्रिया हब्सबर्ग इंपायर, तो नॉर्थ में इटली के क्या था, ऑस्ट्रिया हब्सबर्ग इंपायर। एंड सेंटर में पोप था, पेपल स्टेट। साउथ में क्या था, बर्बन किंग ऑफ स्पेन एंड किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, जो भी है ये था साउथ में। एंड सरदानिया पिडमोंट रूल्ड बाय एन इटालियन किंग्स, जो सरदानिया पिडमोंट है ये प्लेस है, ये किसके द्वारा रूल किया जाता था, इटालियन किंग्स के द्वारा। तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, जो इटली था वो डिफरेंट 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी। तो जो डिफरेंट रूलर्स थे, सभी के डिफरेंट रूलर्स हो गए। ऑब्वियसली जब किंगडम ही डिवाइडेड है, जो इटली ही डिवाइडेड है, तो उसके रूलर भी डिफरेंट हो गए। एंड नो पॉलिटिकल यूनिटी, कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। सभी क्या थे, जो लोग थे किसके लिए लॉयल थे, टुवर्ड्स द किंग्स, टुवर्ड्स द एम्परर, नॉट देयर नेशन स्टेट्स। आफ्टर दैट रीजनल लैंग्वेज थी, सभी अपने अपने रीजनल लैंग्वेज बोलते थे। एंड फॉरेन कंट्रोल, मोस्टली क्या था, फॉरेन कंट्रोल था। सो ये था इटली यूनिफाइड। तो इसमें कुछ लोग हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जिन्होंने अपना बहुत, जैसे हमारे इंडिया में कह सकते हैं सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये फेमस हैं जिन्होंने हमारा रोल निभाया हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने में। ऐसे ही इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे गुस्सीपे मजीनी। ये कौन है, गुस्सीपे मजीनी, ग्रेट नेशनलिस्ट, तो नेशनलिस्ट है। वांटेड यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इटली स्टेट्स क्या बने, यूनाइट हो। एंड फाउंड यंग इटली, इन्होंने क्या
कौन सी संस्था चलाई? यंग इटली ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। और उन्होंने क्या किया? बहुत सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाए। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट चलाए महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को आजाद करने के लिए, ऐसे ही इन्होंने भी ऐसे ही किया। एंड रेवोल्यूशंस ऑफ 831 एंड 1848 फेल्ड, बट इनके जो 831 की एंड 1848 के रेवोल्यूशन थे वो फेल हो गए। नेक्स्ट है काउंट कैवर। काउंट कैवर कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ सरदारिया पिडमोंट। इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ सरदारिया पिडमोंट, इनका रोल क्या है? लेड यूनिफिकेशन थ्रू डिप्लोमेसी। इन्होंने क्या किया? जो इटली की यूनिफिकेशन है किसके थ्रू की? डिप्लोमेसी के थ्रू। इन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रिया को 1859 में हराया। एंड नॉट अ रेवोल्यूशनरी, ये रेवोल्यूशनरी नहीं थे, ये रेवोल्यूशनरी नहीं थे, बट ये चाहते थे कि यूनिफिकेशन हो इटली की। नेक्स्ट है गुइसिपे गरीबल्दी। ये कौन है? इनका जन्म हुआ 1807 में एंड डाइड हुए 1882 में। ये क्या है? फ्रीडम फाइटर्स हैं, मेंबर्स ऑफ यंग इटली, इसके मेंबर हैं, यंग इटली के मेंबर हैं। लेड रेड शर्ट्स, यो इन्होंने क्या किया? लेड शर्ट था, लेड रेड शर्ट्स। इस रेड शर्ट का ये मतलब है, ये आर्मी है, ये सिंबलाइज करता है कि हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली को सपोर्ट करते हैं। ये आर्मी थी जो रेड कलर की शर्ट को पहनती थी, ये सिंबलाइज करती थी कि हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली को सपोर्ट करते हैं। ओके, हेल्प यूनाइट इटली, नेशनल हीरो ऑफ इटली। उन्होंने क्या किया? नेशनल हीरो ऑफ इटली के नेम से ही जाने जाते हैं। सो रोल क्या था गुसेपे गरीबल्दी का इटली यूनिफिकेशन में? तो उन्होंने क्या किया? सिल्सरी एंड नोबल्स को कैप्चर किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पीसेंट्स का सपोर्ट था वो गेन किया फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आफ्टर दैट इन्होंने जो टेरिटरी थी वो कॉन्कर्ड कर किसको हैंड ओवर कर दी? किंग विक्टर एमुनल II को इन्होंने हैंड ओवर कर दी। तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। सो विक्टर एमुनल II कौन थे? किंग ऑफ सरदानिया पिडमोंट, तो बिकम फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो जो सरदानिया पिडमोंट था उनके किंग थे। इन्होंने भी बहुत ही बड़ा रोल निभाया यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, बट ये रेवोल्यूशनरी नहीं थे। सो ये था अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नेक्स्ट द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सो फर्स्ट, ब्रिटेन वाज नॉट क्रिएटेड थ्रू रेवोल्यूशन, इट डेवलप्ड स्लोली ओवर सेवरल सेंचुरीज। तो जो ब्रिटेन था, जैसे जर्मनी है एंड इटली है, ये कैसे बने? थ्रू द रेवोल्यूशन, बहुत सारे वॉर्स के आफ्टर ये कंट्रीज बनी, इटली एंड जर्मनी। बट जो इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, वो ऐसे नहीं बना। वो ब्रिटेन कैसे, जो ब्रिटेन था वो रेवोल्यूशन के थ्रू नहीं बढ़ा, ये स्लोली सेंचुरी के बाद ये डेवलप हो गया। ओके, बिफोर ब्रिटेन, तो ब्रिटेन पहले कैसे था? पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ इंग्लिश, स्कॉटिश, वेल्श, इरिश, दीज वर सेपरेटेड नेशंस। तो जो ब्रिटेन था, अब का जो ब्रिटेन है, अब का जो इंग्लैंड है, अब का जो ब्रिटेन है, वो कैसा है? वो सभी लोग क्या कहते हैं कि हम इंग्लैंड के हैं। बट बिफोर दिस लोग क्या समझते थे अपने आप को? कोई कहता हम इंग्लिश है, कोई कहता हम स्कॉटलैंड है, स्कॉटिश है, कोई कहता इरिश है। सभी अपने अपने आप को अपने जो किंगडम है उसके साथ रिलेट कर बताते थे। ओके, इंग्लिश डोमिनेंस, इंग्लिश बिकम रिचर, मोर पावरफुल, पोलिटिकल स्ट्रॉन्ग। तो इंग्लिश क्या बनी? इंग्लिश ने जो सभी जो जैसे इरिश है, स्कॉटलैंड है, उन पर क्या किया? डोमिनेट किया। एंड इंग्लिश बिकम अ रिचर एंड मोर पावरफुल एंड पोलिटिकल स्ट्रॉन्गर। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, पार्लियामेंट बिकम स्ट्रॉन्गर देन किंग, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एस्टैब्लिश। तो इसमें क्या हुआ? जो फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन में सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सेटबैक ये हुआ कि जो पार्लियामेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्गर बन गई। किससे? किंग से। एंड क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी। मोनार्की तो होगी बट सभी जो डिसीजन है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लिए जाएंगे। ये था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का कंसेप्ट। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में क्या हुआ? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो क्या हुआ? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक साथ मिलाया गया। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाया गया और क्या बनाया गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया गया।
ये था एक्ट ऑफ यूनियन 705। एंड आयरलैंड का क्या हुआ, मोस्टली कैथोलिक प्रोटेस्टेंट सपोर्टेड बाय इंग्लैंड रिवॉल्ट सप्रेस्ड। तो आयरलैंड में मोस्टली क्या था, कैथोलिक एंड जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स थे उनमें क्लैशेस होते थे। जो प्रोटेस्टेंट थे वो इंग्लैंड के द्वारा सपोर्ट किए जाते थे एंड इससे क्या हुआ, जो कैथोलिक्स है उनका जो रिवॉल्ट है उसको सप्रेस्ड कर दिया गया। तो ये था आयरलैंड के बारे में। सो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या होते हैं, जो कैथोलिक होते हैं वो थोड़ा ओल्ड फैशन के कह सकते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन के कह सकते हैं। वो सोचते थे जो पॉप है एंड चर्च है वो सुप्रीम है और बाइबल को भी सुप्रीम मानते थे, बट वो कहते थे कि चर्च और पोप सबसे ऊपर है। जो प्रोटेस्टेंट थे वो कहते हैं कि पोप और चर्च सबसे ऊपर नहीं है, बाइबल की सुपरमेसी है। वो बाइबल को पढ़ते थे, ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते थे, बट जो कैथोलिक थे वो करते थे। ये था कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स। जो इंग्लैंड था किसको सपोर्ट करता था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स को। तो इसके बाद क्या हुआ, सपोर्ट तो इंग्लैंड इसको ही करेगा। तो जो कैथोलिक का रिवॉल्ट है उसको सप्रेस किया गया बाय द इंग्लैंड। वॉल्फटोन क्या है, लेड आयरिश रेबेलियंस, रिवॉल्ट फेल्ड। इन्होंने क्या किया, वॉल्फटोन ने क्या किया, आयरिश रेबेलियन था 1798 का, उसको चलाया, बट क्या हुआ, फेल हो गया। इसमें यही था जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैं एंड कैथोलिक्स हैं उनमें क्रैशेस थी। ये क्या चाहते थे आयरिश रेबेलियंस में कि हमको इंडिपेंडेंट स्टेट मिले एंड कैथोलिक का राज हो। ऐसे एक्ट ऑफ यूनियन 1801, इसमें क्या है, आयरलैंड एक्ट ऑफ यूनियन 1801 में क्या है, आयरलैंड ज्वाइन यूनाइटेड किंगडम। तो 1801 में क्या हुआ, जो आयरलैंड थी उसने यूनाइटेड किंगडम को ज्वाइन कर लिया। सो पहले तो ऐसा था कि जो स्कॉटलैंड है वो इंग्लैंड इसके साथ था। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में आफ्टर ऑलमोस्ट 100 ईयर क्या हुआ, जो एक्ट ऑफ यूनियन 1801 है उसमें क्या हुआ, आयरलैंड भी शामिल किया गया यूनाइटेड किंगडम में। एंड ब्रिटिश नेशनल आइडेंटिटी प्रमोटेड सिंबल्स, यूनियन जैक, इंग्लिश लैंग्वेज, नेशनल एंथम गॉड सेव द किंग, इंग्लिश कल्चर इंक्रीज्ड। तो जो ब्रिटिश की नेशनल आइडेंटिटी है वो क्या है, इसमें क्या किया गया, जो यूनियन जैक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, नेशनल एंथम को सपोर्ट किया गया। ये था ब्रिटिश नेशनल आइडेंटिटी के बारे में। विजुअलाइजिंग द नेशन, तो हम जो अपने नेशन है उसको कैसे विजुअलाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो एलिगोरी का क्या मतलब है, इट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। इसमें क्या है, ये क्या है, ये सिंबल है, इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको सपोर्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल, जो वुमेन है वो एक नेशन स्टेट बना रही है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, डिफरेंट आइडिया। तो नेक्स्ट मैरियन क्या है, मैन का मतलब है फ्रांस। नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस क्या है, नेशनल सिंबल्स ऑफ फ्रांस रिप्रेजेंट लिबर्टी, रिपब्लिक एंड नेशन। जो फ्रांस है वो किसको, उसके नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रांस लिबर्टी, रिपब्लिक एंड नेशंस को। इसके सिंबल क्या है, रेड कैप, ट्राइकलर एंड कॉकैडे। रेड कैप क्या है, जो पीसेंट्स है वो रेड कलर की कैप पहनते थे। इसका मतलब ये था कि वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। ट्राई कलर क्या है, इनका फ्लैग है व्हाइट, ब्लू एंड रेड कलर का, वो इसको सिंबलाइज करता है। एंड द कॉकैडे, ये रिबन है, वो अपनी हैट पे और अपने क्लोथ पे पहनते थे, टाई करते थे। इसका ये मतलब था, ये भी ट्राई कलर का ही होता था। इसका ये मतलब है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इनको, फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरी उनको। ओके, इमेजेस प्लेस्ड ऑन, जो इनकी इमेजेस थे वो किन किन पर प्लेस की थी, क्वाइन, स्टैम्प एंड स्टेट्स के ऊपर। जर्मेनिया, इट मीन जर्मनी। नेशनल सिंबल ऑफ जर्मनी क्या है, जो जर्मनी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेज, यूनिटी, हीरोइज्म। सिंबल्स क्या है इनकी, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, इसका मतलब है कि स्वॉर्ड का मतलब ये है कि ऑलवेज रेडी फॉर द फाइट्स, एंड ब्रीस्ट प्लेट जिसका मतलब है शील्ड, प्रोटेक्शन, एंड ईगल, ऑलवेज करेजेस। तो ये थे सिंबल्स ऑफ द जर्मेनिया। लास्ट वन इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो क्लैशेस ऑफ नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में। सो इंपीरियलिज्म का क्या मतलब है, जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो कंट्रोल कर रही हैं वीकन स्टेट पर। जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, यूके
ये सभी क्या कर रही है, ये कंट्रोल कर रही थी जैसे एशिया पे एंड अफ्रीका पे। सो हम तो जानते हैं कि जो हमारा इंडिया था वो 1947 में हमको फ्रीडम मिली। सो बट बिफोर दैट जो हमारा इंडिया था वो किसके अंडर था, ब्रिटिश रूल के अंडर। तो ऐसे ही है, यही एग्जाम्पल है जो लाइव कह सकते हैं, हमको पता है, जो हम रूबरू जानते हैं इसके बारे में। जो ग्रेट स्टेट्स हैं वो पावरफुल स्टेट है, जैसे इंग्लैंड है, उसने किसके कंट्रोल किया, हमारे जैसी जो वीकर स्टेट है उन पर, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इफेक्ट ऑफ नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म के क्या इफेक्ट हुए, नेशनलिज्म लिंक्ड विद द इंपीरियलिज्म, तो नेशनलिज्म को इंपीरियलिज्म से साथ लिंक कर दिया गया। कंट्रीज कम्पीटेड फॉर, जो कंट्रीज थी वो किसके लिए कम्पीट कर रही थी कि किसके पास ज्यादा ज्यादा कह सकते हैं कॉलोनीज हैं, मार्केट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, मिलिट्री पावर्स हैं, उसके साथ लिंक्ड कर दिया गया किसको, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे, इंपीरियलिज्म को। जैसे हमारा इंडिया है, जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी और भी कॉलोनी थी, जैसे जो वियतनाम है, थाईलैंड है एंड अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज है, वो भी ब्रिटिश के अंडर थी। तो जो जब का देश है, जब के कंट्रीज थी, वर्ल्ड की कंट्रीज, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे दिखाती थी, जैसे किसके पास ज्यादा कॉलोनीज हैं। ओके, तो कंट्रीज कम्पीट करती थी एक दूसरे से, कॉलोनी के साथ, मार्केट, रिसोर्सेज, मिलिट्री एंड पावर के साथ। बाल्का रीजन क्या है, लोकेटेड इन साउथ ईस्ट रीजन, साउथ ईस्ट रीजन में लोकेटेड है। इसमें सर्बिया, बल्गेरिया, ग्रीस, रोमानिया एंड द मोंटेनेग्रो, ये क्या है, इसके अंडर है। प्रॉब्लम्स ऑफ बाल्कन्स, इसकी प्रॉब्लम क्या थी बाल्कन्स की, इसमें बहुत डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, जैसे आदिवासी रहते हैं, डिफरेंट, इसमें बहुत रिलीजन डिफरेंट है। ऑटोमन एम्पायर वीकनिंग, इसमें तब क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर वीक हो गया। रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया वांटेड कंट्रोल दिस क्रेडिट कॉन्फ्लिक्ट, तो जब ऑटोमन एम्पायर वीक हुआ तो रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया चाहते थे कि हम इस पर कंट्रोल करें, और इससे क्या हो, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और इस कन्फ्लिक्ट ने क्या किसकी शुरुआत की, वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत की। तो इससे किसकी शुरुआत हुई, वर्ल्ड वॉर 1 की, किसके साथ, जो ऑटोमन एम्पायर है उसके वीक होने से रशिया और ऑस्ट्रेलिया चाहते थे कि हम इसके पास कंट्रोल करें, बट जो और कंट्री थी वो नहीं चाहती थी। इससे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्ट हुई। तो अगले हम वीडियोस में वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ेंगे और इफेक्ट ऑन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी ने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, एंड हमने इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, बहुत ही इजी वे में नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, तो आप डायरेक्ट इसको उतार सकते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, like and subscribe my channel.